हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजेश आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड्स पे। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसएससी इंटरवर्ती एग्जाम्स की तैयारी कराए जा रहे हैं। और पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको 2022 और 20 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लाए हैं 2018 में पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को। आज भी उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट। तो 2020 वाले सवाल में भी ये मिला था हमारा, है ना? याद है आपको, हमने बताया था पाइराइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeS2, है ना? तो पाइराइट जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, FeS2। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, है ना? FeS2 मतलब फेरस सल्फेट। इसे मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे यह है कि इसका जो कलर होता है, यानी कि जो पाइराइट है, इसका जो कलर होता है ये लगभग सोने के समान, दूर से आप देखोगे तो वो सोना के जैसा ही लगता है, यानी पीतल के लगभग में कलर ये होता है। लेकिन सोना एक प्रॉपर्टी क्या दिखाता है, डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता, जिसे आप खींचोगे बहुत लंबा तार में उसे बदल सकते हो। लेकिन पाइराइट का क्या होता है, यदि आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये क्या होता है, ये ब्रिटल होता है, ये टूट जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? और यहां पे ऑप्शन किसमें, फ़ारेनहाइट में, है ना? किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस, और यही फ़ारेनहाइट में देखोगे तो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आप ये भूल जाओ कि चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं, एक सूत्र देता हूं, जो किसी भी, है ना, कभी भी ऐसा तापमान में परिवर्तन वाले से एक स्केल से दूसरे स्केल में चेंज करने को यदि क्वेश्चन से आता है तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो। ये फॉर्मूला है F-32 बाय 180 इक्वल्स टू C बाय 100 इक्वल टू K-273 बाय 100, है ना? ये फॉर्मूला आपको क्लास 9 और क्लास 11 में भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था, कम से कम 9 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी जो है उसे आप जरूर एक बार देखते हुए जाएं, 9 10 तो बिल्कुल ही देखते हुए जाएं। तो आंसर होगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल है? एक क्या है, वास्तविक फल है ना? ट्रू, या इसे क्या कहोगे, रियल फ्रूट। ट्रू या रियल फ्रूट। तो ऑप्शन है आपके पास नाशपाती, सेब, आम और कटहल। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि, है ना, सत्य फल या जैसे ट्रू फल या रियल फ्रूट जो कहते हैं, ट्रू फ्रूट या रियल फ्रूट या वास्तविक फल, ये क्या होता है? तो बच्चे आपको पता है फल का निर्माण बहुत अलग अलग प्रक्रिया से भी होता है, लेकिन एक प्रक्रिया उसमें से है कि जब फूल का जो, यानी कि फूल का जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, यदि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्म होता है, यदि उससे फल का निर्माण हो, यानी कि जायगोट के फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी ओव्यूल जो होता है अंडाशय, उसके फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है। उस जायगोट से यदि फल का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वास्तविक फल यानी ट्रू फल। यदि उसके किन्हीं अन्य भागों से हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवास्तविक फल, या फिर क्या कहोगे, फॉल्स फ्रूट भी उसे आप कहोगे। ठीक है, जिसमें से नाशपाती जो क्या होता है, ये फॉल्स फ्रूट है, सेब क्या है, फॉल्स फ्रूट है। यहाँ पे जो आम दिख रहा है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है। और कुछ ट्रू फ्रूट में आप याद रखना चाहो तो तरबूज याद रख सकते हो, और नारियल, आम, यही सब ऑप्शन जो होता है रिपीट हो रहा होता है। क्लियर है? और ये सारे ऑप्शंस क्या है, ये असत्य फल का एग्जाम्पल है, नाशपाती, सेब, कटहल, है ना? ट्रू फ्रूट में अंगूर भी आता है। क्लियर है? तो आपको आंसर मिल गया होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आम। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग, है ना, चाहे वो किसी भी माध्यम से क्यों ना फैले। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? गंडमाला, जिसको क्या कहते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं, है ना। ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी। जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो हमारा यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा आयोडीन एकत्रित करने का प्रयास करता है, जिस कारण से क्या होता है? वो फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है? सूजन आ जाता है, और उस दौरान जो बीमारी होता है उसे क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, या हिंदी में उसे गंडमाला कहा जाता है। एनीमिया क्या डिजीज है? तो एनीमिया आपको पता है कि रक्त में आयरन की कमी, या फिर कह लो कि ब्लड की कमी को ही क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। वेरी वेरी, ये डिजीज किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से। और कालाजार क्या है? एक कह लीजिए कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और कालाजार जब होता है, इसके प्रोटोजोआ का जो वाहक होता है वो होता है बालू मक्खी। है ना, क्या होता है? बालू मक्खी। और कालाजार एक ऐसा डिजीज है जो, कालाजार ही एक संक्रामक रोग है, क्योंकि यदि बालू मक्खी यदि किसी संक्रमित व्यक्ति को काट के यदि किसी अन्य व्यक्ति को यदि काट लेता है तो उससे क्या होगा कि कालाजार जो प्रोटोजोआ कालाजार को मतलब फैलाता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उस बालू मक्खी के द्वारा फैल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, यदि संक्रामक रोग की बात कर रहा है तो क्या होगा? कालाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? तो मिसाइल का जो ध्वनि वेग होता है बच्चे, वो होता है 180 से 190 डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि का इंटेंसिटी यानी लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल, है ना। सामान्य जो होता है वो कितना डेसिबल तक आप सुन सकते हो? 45। और यही 75 डेसिबल से अधिक यदि साउंड का इंटेंसिटी लाउडनेस हो जाता है तो हमारे कानों को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। हमारे कानों को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 180 से 190 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे फिगर से आपको पता चल रहा होगा, हमने एक इमेज डाल के रखा है, एक बच्चा है ना, जो इंजेक्शन लिए है। तो क्या होगा? बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। क्या सही आंसर क्या होगा? बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहां से याद रखनी चाहिए। मिशन इंद्रधनुष को दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में 2 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को व्यापक टीकाकरण कवरेज प्रदान करना है। इस मिशन के तहत बच्चों को मिजल्स, पोलियो, पर्टुसिस, टिटनस, टीबी, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी का क्या होता है? इंजेक्शन लगाया जाता है। आप कह लो कि इसके थ्रू टीकाकरण किया जाता है इन सभी बीमारियों का। तो आप थोड़ा ध्यान लगा के इन चीजों को याद भी कर लेना, मिजल, पोलियो, पर्टुसिस, टिटनस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। ये टीके लग रहे होते हैं 2 साल से कम के उम्र के बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो आपके पास देखिए एक फिगर दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें क्या लिखा हुआ है? धनुष। ये मिसाइल है भाई, है ना, यही धनुष मिसाइल है। धनुष मिसाइल भारत की एक छोटी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल जहाज से छोड़ी जाती है। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया था। इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, है ना। इसे किसने डेवलप किया था? तो डीआरडीओ ने। और ये बनाता कौन है? डायनेमिक्स लिमिटेड ये बनाता है। तो इसको डेवलप किसने करा था? डीआरडीओ ने। और इसको बनाता कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, है ना। यह इसकी लंबाई की बात करें तो ये 8.56 मीटर इसकी लंबाई है। इसका वजन प्रक्षेपण का जो समय है वो लगभग 4600 किलोग्राम होता है। धनुष मिसाइल का पहला परीक्षण साल 2000 साल में किया गया था। धनुष मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया था? साल 2000 साल में किया गया था। और ये जो होता है ना भाई, ये सतह से सतह पर वार करता है
है ना, ये ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, सतह से सतह पर वार करता है ना। इसकी जो क्षमता होती है, यदि हेवी रहा, बहुत सारे चीजें रहेंगी तो वो 300 किलोमीटर, और हल्का यदि आप कोई भी अस्त्र शस्त्र को डालेंगे तो लगभग 500 किलोमीटर तक ये इसका रेंज होता है। ठीक है, तो कुछ बातों को जो हमने अंडरलाइन करा है इसे आप ध्यान में रखेंगे कि धनुष मिसाइल को विकसित किसने करा था, तो डीआरडीओ ने किया है। अब ये बनाता है कौन है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाता है ना। ये सारी चीजें हैं। इसका पहला सफल परीक्षण कब किया गया था, तो साल 2000 ईस्वी में इसका सफल परीक्षण हुआ था। इसका रेंज पूछा जाए तो हैवी रहेगा तो 350 किलोमीटर मिनिमम, है ना, और हल्का रहा तो कितना, 500 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है। जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, है ना, लोगों के नाक से खून निकलने लग जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जब आप ऊंचाई में जाते हैं तो ऊंचाई में जाने के साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब कम हो गया, आपके शरीर का जो प्रेशर है वो क्या अधिक है। तो आप ये जरूर जानते हो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट हुआ, कोई भी मटेरियल है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करना चाहता है। तो आपके नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत पतली पतली मेम्ब्रेन्स में रहते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ये जो नाक का जो ब्लड वेसल्स है, यहां से ब्लड बाहर की ओर आना चाहेगा, जिस कारण से क्या होता है, उन झिल्ली पे, उन मेम्ब्रेन पे दरार आ जाती है और नाक से खून निकलता है। तो पहाड़ पर नाकों से निकलने, है ना, नाकों से रक्त निकलने का जो प्रमुख कारण है यह है वायुमंडलीय दाब का घटना। क्या होगा, वायुमंडलीय दाब का घटना। आगे बढ़ते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। तो दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्राकृतिक गैस है उसका जो प्रमुख अवयव है वो क्या है, वो है आपका मीथेन। वो क्या है, मीथेन। मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH4। यहाँ पे क्या है, इथेन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2 और H, दो का डबल क्या, 4 + 2 कितना हो जाना है, 6। ये क्या है, प्रोपेन, तो ये C3 और H क्या हो जाना है, 8। ये ब्यूटेन है तो क्या होगा, C4 और H 10। क्लियर है। तो जो प्राकृतिक गैस है उसका प्रमुख अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। ऐसे सारे ही प्राकृतिक गैस के अवयव, इथेन भी, प्रोपेन भी और ब्यूटेन भी, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। आपसे पूछता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। आपसे इंसुलेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप तो ये जरूर पढ़े होंगे मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज में कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। हाँ, अपवाद स्वरूप आप ग्रेफाइट को जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन क्या क्या है, तांबा, सोना, हीरा और चांदी। तो ध्यान से देखोगे ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी क्या, हीरा है, जो क्या होता है, कार्बन का अवरूप होता है ना, कार्बन का अवरूप होता है। यानी तांबा, सोना और चांदी क्या है, ये मेटल है, जबकि हीरा क्या है, एक नन मेटल है ना, एक नन मेटल या एल्ट्रोपी होता है, यानी कार्बन का ही एल्ट्रोपी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। हाँ, सबसे अच्छा चालक यदि पूछा जाए, बेस्ट कंडक्टर, ये कौन होता है, चांदी होता है। कौन होता है, चांदी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ये स्टैटिक टाइप में आता है, इसे एकदम पूरी तरह से याद रख लोगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, ऑल्टमैन ने। यदि कोशिका के अंगों की बात किया जाए, सेल ऑर्गेनल्स की बात किया जाए, तो इससे रिलेटेड दो नाम और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डी ड्यूबे और पेलाडे। डी ड्यूबे ने किसकी खोज करी थी, तो लाइसोसोम, और पेलाडे ने किसकी खोज करी थी, तो राइबोसोम। किसकी खोज करी थी, राइबोसोम। और ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आंसर मिल गया होगा। आप ऐसे ऐसे याद रखोगे, डी डूबे, ले डूबे, है ना,
एक ट्रिक के माध्यम से। डी डुबे ने किसकी खोज करी थी? लाइसोसोम की खोज की। पिलाडे ने किसकी खोज करी? राइबोसोम। और अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या है? जरूर याद रख लें। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? आप इसे जरूर ध्यान में रखोगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सेल का कब्रिस्तान, या एक और नाम मिलेगा आपको, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यानपूर्वक रखेंगे, बस माइंड में रख के जाना एग्जाम में। एस्पेरेगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? एस्पेरेगिलस का निर्माण किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका ये एक प्रकार का कवक होता है, और कवक का यूज है ना, इसका यूज किया जाता है एक प्रकार से कह लीजिए कि स्टार्च का फर्मेंटेशन के लिए। और स्टार्च का फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो आप इसका सही आंसर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते बच्चे बिना देर किए। बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है, टोटल 26 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। 13 नंबर देखा जाए, निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? अब पनडुब्बियों में जो डिवाइस यूज किया जाता है वो होता है पेरिस्कोप। क्या होता है? पेरिस्कोप। ध्यान से देखेंगे तो ये पेरिस्कोप का एक हमने डायग्राम दिखा के रखा है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा पड़ा है, यहाँ तक क्या भरा पड़ा है? पानी भरा पड़ा है। अब पानी के अंदर पनडुब्बी रहता है ना। अब वहां से यदि बाहर की चीजों को देखना हो तो हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार का वर्क फंक्शन करता है, जैसे पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जो कि समान कोण के साथ इसे दोनों है ना ऐसे ट्यूब में रखा जाता है। जब भी बाहर से लाइट है ना, बाहर का सोर्स लाइट इससे टकराएगा तो ये क्या करेगा? इमेज बनाएगा। इस इमेज को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फिर आप इसे आई पीस मतलब यहां से आंख लगाओगे तो आप इसे यहां से देख पाओगे, है ना। यानी कि पानी के अंदर रहते हुए भी अब पानी के ऊपर वाले चीजों को इस डिवाइस की मदद से इस उपकरण की मदद से आसानी से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पेरिस्कोप। यानी पनडुब्बियों में किस का इस्तेमाल किया जाता है? पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। बाद में कि इन दो ऑप्शंस की बात करें, ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, जिसमें ये हो जाएगा सी एस यूनिट, और ये क्या हो जाना है? एस आई यूनिट। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। क्लियर है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चे, वोल्ट। वोल्ट किसका ऐसा यूनिट होता है? तो आप तो जानते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, विभव का भी कह सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे और बढ़ते बच्चे। बोरेक्स किसका अयस्क है? बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स का यदि सूत्र को देखा जाए तो इसका सूत्र क्या होता है? Na2B4, Na2B4O5 बाद OH4 इंटू 8H2O इंटू क्या होता है? 8H2। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ध्यान से, सोडियम है क्या? तो ये जो बोरेक्स होता है वो किसका अयस्क होता है? सोडियम का अयस्क होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण है, यानी ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो दोस्त आपको पता होगा कि जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, यानी कि समांकी मिश्रण जो होता है, वो क्या होता है? वो वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। अभी आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। खुले वातावरण में धूम्रपान, दूध, नदी का गंदा पानी और जल में चीनी का घुलना।
अब होमोजेनियस क्या सॉल्यूशन में क्या होता है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर उसके पार्टिकल आपको नजर नहीं आने वाले, यानी उसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब इन ऑप्शंस में देखिए, यदि कोई धूम्रपान कर रहा है बाहर, है ना, वातावरण, तो वो धुआं जो होता है आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, तो ये तो नहीं हो सकता वास्तविक विलयन। दूध, दूध क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस नहीं होता, कोलाइडल में आता है, दूध भी नहीं हो सकता। नदी का गंदा पानी, तो उसमें सारे अवयव जो होंगे, जो भी घटक, जो भी पार्टिकल्स होगा आपको दिख रहा होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या? जल में चीनी का घुलना जो है एक वास्तविक विलयन का उदाहरण है, यानी ट्रू सॉल्यूशन। आप इसे होमोजेनियस सॉल्यूशन यानी कि समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? अग्नाशय होता है, जिसको क्या कहते हैं? पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में बात किया जाए तो पेनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि यानी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चे? आपको पता है, दोस्त आपको पता है कि इस पेनक्रियाज से एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलता है ना, एंजाइम और हार्मोन दोनों ही निकलता है। इंसुलिन का नाम सुना होगा आपने। इंसुलिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो आप बोलेंगे पेनक्रियाज से होता है, अग्नाशय से होता है। हाँ, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। इसका एक नाम और भी है जिसे आप मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानते हैं, जिसका वजन लगभग 80 से 90 ग्राम के बीच में होता है। और ये जो यकृत है, ये जो लीवर है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका वजन लगभग औसतन देखा जाए तो लगभग 1.5 केजी के आसपास होता है। क्लियर है? 1.5 के आसपास का होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? यानी संक्रामक रोग जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है ना, और कोई भी बाह्य प्रभाव जो होगा, एक्सटर्नल इफेक्ट, इससे हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्लियर है? तो 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अमलगम किस धातु का अयस्क है? अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो अमलगम से क्या मिलता है? पारा मिलता है। ऐसे तो अमलगम का और भी प्रकार है जिसमें बहुत सारे अन्य धातु मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है ना अमलगम की बात करा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? है ना, पारा, Hg। तो अमलगम पारा का अयस्क होता है। आगे बढ़े। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है बच्चे, वो पास्कल के सिद्धांत पर यानी पास्कल के नियम पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पास्कल का नियम क्या कहता है? तो पास्कल का नियम कहता है यदि हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लें, है ना, तो कोई भी लिक्विड हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। यही पास्कल का सिद्धांत है। यही क्या है? पास्कल का सिद्धांत है। और ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, ये पास्कल के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका स्ट्रक्चर यदि देखोगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर एक बना के देखा जाए, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें लिक्विड डाल देते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं F1, इसका एरिया A1 मान लें, तो ये लिक्विड इस पे फोर्स लगाएगा F2 और इसका एरिया क्या मान लें? A2। ये फोर्स लगाया क्या? F2 और ये एरिया क्या है? A2। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ यहाँ पे लगने वाला प्रेशर जो होगा, इसे यदि P1 मान लें तो बराबर होगा यहाँ पे लगने वाले प्रेशर का, यानी कि P2 का। अब प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो आप क्या कह सकते हो कि सर F1 बाय A1 जो होगा ये बराबर होगा किससे? F2 बाय A2 से। F2 बाय A2 से। क्लियर है? तो ध्यान में रखो कि इस बात को कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे बढ़े। पानी का पीएच मान बताने की जरूरत है क्या? है, यदि वो न्यूट्रल रहा
यानी उसमें कोई भी अवयव घुले ना हो, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? भैया जब आप श्वसन ले रहे हो तो इसी एटमॉस्फेयर में ले रहे हो, है ना, सांस ले रहे हो तो क्या इसी एटमॉस्फेयर में ना, और एटमॉस्फेयर में नॉर्मल की बात किया जाए, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। कितनी होती है? 21%। यानी जब आप श्वसन ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होगी, और जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो लगभग श्वसन की उस दौरान जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा वो 16% होता है ना। जब अंदर सांस ले रहे होते हैं, ये सांस लेने वक्त होगा, सांस लेते समय, और ये होगा सांस छोड़ते समय। तो पूछ क्या रहा आपसे? श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होता है बच्चे 21%। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है आपके लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुकिंग ग्लास बना होता है, लुकिंग ग्लास यानी कि जो बाइक का जो साइड मिरर होता है, या कार का या बस का जो साइड मिरर होता है, वो किसका बना होता है? तो यदि आप ध्यानपूर्वक यदि देखोगे बाइक के साइड मिरर को या किस कार के साइड मिरर को, तो आप उसमें जो प्रतिबिंब यानी चित्र जो इमेज बन रहा होता है, आप देखो पीछे का वो पूर्ण रूप से और सीधा बना रहा होता है ना। वस्तु कितनी भी दूर में क्यों ना हो, उसका प्रतिबिंब जो वो सीधा बनता है, और जब भी सीधा इमेज बनता है यानी कि इरेक्ट इमेज बनता है, तो इरेक्ट का पार्टनर कौन होता है? वर्चुअल। यानी कि जब भी सीधा इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका पार्टनर कौन होता है? आभासी। और सीधा और आभासी दर्पण की बात करें, सीधा और आभासी, और वस्तु से छोटा ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है उत्तल दर्पण। ये हमेशा उत्तल दर्पण का जो गुण देखोगे तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि कहीं भी ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना रहे, उसका सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बना रहा होता है वो लुकिंग ग्लास। यानी उस लुकिंग ग्लास में किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? भैया वृक्ष मेढक की बात कर रहा है, वृक्ष मेढक वृक्ष में नहीं रहता, पेड़ पौधे में नहीं रहता है ना, इसे नाम दिया गया है, और वो है कौन? हाइला। ये क्या है? हाइला मेढक। इसे स्टैटिक जी के रूप में देखते हैं, तो देख लोगे इसका भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है? तो जो गन्ने में जो रेड रॉट बीमारी होता है वो कवक के द्वारा होता है, फंगल डिजीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? कवक। क्या हो जाएगा? कवक। आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2018 में टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से, जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? हीलियम का। हीलियम थोड़ा सा अनरिएक्टिव होता है, साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जिस कारण से हीलियम का इस्तेमाल जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में किया जाता है। दोस्त इस वीडियो में जो टोटल 26 क्वेश्चन थे, इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। यदि और कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि हमें और क्या करनी चाहिए आपके लिए। एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है, तो बड़े अच्छे से लग जाइए अब तैयारी में। हाँ, हम कहेंगे नहीं कि यही करके यही जाओ सिर्फ एग्जाम में यही आएगा, बिल्कुल नहीं। आप पूरा एनसीईआरटी कम से कम 9-10 का मिनिमम 9-10 का जरूर पढ़ के जाए, है ना। बहुत सारे सवाल आप देख रहे होंगे कि 9-10 के बुक के है ना, उसी सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है ना। इस 26 क्वेश्चन में हमने लगभग 10 से 12 ऐसा सवाल देखा, 10, 12, 13 जो 9-10 से ही रिलेटेड है ना। और 9-10 का यदि कोई साइड बुक पढ़ोगे सीबीएसई वगैरह का, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। यानी कि 100% 9-10 के सिलेबस के बाहर पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बड़े अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।